Hello, dear children. A very good morning to all of you. This is Deepak Juneja, and you are welcome to my YouTube channel, English Kingdom. Today's topics, as you can see on the screen, are various sentence patterns and editing and omission. Various sentence patterns means there are various types of sentence patterns which we have to follow while we write in English. And editing is the task which generally is asked in the examination when some incorrect sentences are given to us and we have to correct them. Omission also is an exercise which generally you already are doing, where one word has been left out between two words and you have to find the suitable word to supply, and that is called the exercise of omission. So let's go to the next slide. Sentence pattern 1. This is the pattern number 1 which I am going to acquaint with you. Although there are many types of sentence patterns, but few of them are there which I am going to acquaint you with. The first one is Mohit had learned the lesson before examination began. Let me explain this particular sentence pattern, what this sentence pattern is all about. Suppose two sentences are there and these two sentences are adjoining with before. दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए हैं. आप इसमें देखिए, पहला सेंटेंस हुआ मोहित हैड लर्न्ड द लेसन और दूसरा सेंटेंस है एग्जामिनेशन बिगेन. अब ये दोनों सेंटेंसेस क्यों हैं? बिकॉज दीज टू सेंटेंसेस और दीज टू पार्ट्स हैव डिफरेंट वर्ब्स. इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग वर्ब्स हैं, इसीलिए ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस माने जाएंगे. यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्ब है लर्न और यहाँ पर अगर आप वर्ब देखें तो वर्ब है बिगेन. इसलिए in that way these two parts will be called a sentence and they are adjoining with or they are connected with before. इनका जो कनेक्शन है वो बिफोर को लेकर है, बिफोर के साथ में लेकर जुड़े हुए हैं. तो अगर सेंटेंसेस बिफोर से जुड़े हुए हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और जो दूसरा पार्ट है इसे हम सेकेंड वर्ब का यूज करते हैं इस पार्ट के अंदर. अब ये यहाँ पर जो बास्केट में दिया हुआ है इसको भी देखिए. यूज वर्ब सेकंड फॉर रीसेंट पास्ट एंड हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म फॉर रिमोट पास्ट. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन, इसको भी हमें समझने की जरूरत है. व्हाट इज रीसेंट पास्ट एंड रिमोट पास्ट? When we were reading tenses, when we were studying tenses, I told you all about that one, कि what recent past is and what remote past is. Recent past means the past which has completed in recent times, and remote past means which was completed a long years back, a long time back. For example, and it's not required to be completed for a long time back. Sometimes what happens when we compare two actions, जब हम दो एक्शंस को कंपेयर करते हैं तो उन एक्शंस में से एक काम पहले होता है और एक काम होता है बाद में. तो जो काम पहले हो गया होता है वो रिमोट पास्ट कहलाता है और जो काम बाद में होता है वो कहलाता है रिसेंट पास्ट. तो जो रिसेंट पास्ट होता है उसके लिए हम VB2 का यूज करते हैं और जो रिमोट पास्ट होता है कंपैरेटिवली उसके लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. अब अगर हम इसके इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पर जाएं तो ये बन जाता है मोहित हैड लर्न्ड द लेसन, यानी मोहित अपना पाठ याद कर चुका था बिफोर एग्जामिनेशन बिगेन, एग्जाम के शुरू होने से पहले. उसी प्रकार से सम एग्जांपल्स आर गिवन देयर. चिल्ड्रन हैड सेटल्ड डाउन, यानी बच्चे बैठ चुके थे बिफोर द टीचर स्टार्टेड. एंटर्ड, इससे पहले कि टीचर क्लास में एंटर हो. रोहन हैड वॉन द मैच बिफोर सचिन टुक पार्ट, और सचिन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से पहले या गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले रोहन ने गेम जीत लिया था. फादर हैड एंटर्ड इनटू द रूम बिफोर रोहित रैन अवे, रोहित के भागने से पहले ही पापा कमरे में घुस चुके थे. आई हैड टेकन माई सीट बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड, एग्जाम शुरू होने से पहले ही मैंने अपनी सीट ले ली थी. रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई वेंट आउटसाइड, और मेरे बाहर जाने से पहले ही बारिश रुक चुकी थी. सो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को करते हैं. तो व्हाट इज द की एक्शन? की एक्शन इज दैट यू हैव टू यूज टू सेंटेंसेस कनेक्टिंग विद बिफोर. आपको दो सेंटेंसेस को यूज करना है बिफोर, कनेक्ट करना है बिफोर का यूज करके, और एक तरफ यूज करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और एक तरफ यूज करना है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और इसको इस पैटर्न को किस लिए यूज किया जाता है? इस पैटर्न को यूज किया जाता है दो एक्शंस को कंपेयर करने के लिए.
दो एक्शंस को कंपेयर करने के लिए। उनमें से एक एक्शन रिमोट पास्ट में होता है और एक एक्शन होता है रिसेंट पास्ट में। जो रिमोट पास्ट में होता है उसे हेड प्लस थर्ड फॉर्म सप्लाई करते हैं, और जो रिसेंट पास्ट में होता है उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म सप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप हिंदी में बना सकते हैं, जैसे बिजली चमकने से पहले ही मैं घर में घुस चुका था। आई हैड एंटर्ड इनटू द रूम बिफोर थंडर फ्लैश्ड, तो लाइटनिंग फ्लैश्ड सॉरी। तो इस प्रकार से आप इसको क्लियरली यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस हम कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में यूज भी करते हैं, तो इट विल इम्प्रूव योर ग्रामर। द पर्पज इज सेंटेंस पैटर्न नंबर 2। अब इसमें सेंटेंस पैटर्न नंबर 2 में क्या है, इसमें भी देखिए आप टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। दो सेंटेंस आपस में कनेक्टेड हैं। इस बार इसमें दैट या इफ का यूज किया गया है। अब ये जो पैटर्न्स हैं ये अधिकतर स्टूडेंट्स के द्वारा अपनी कॉपीज में यूज किए जाते हैं व्हेन दे राइट देयर आंसर्स, जब अपने आंसर्स को यूज करते हैं। तो आप देखिए आंसर्स को लिखते हैं तब ऐसे पैटर्न्स का यूज किया जाता है। दैट और इफ से कनेक्टेड है। एक तरफ ये सेंटेंस हुआ शी सेज, और दूसरी तरफ हुआ शी विल अटेंड द पार्टी। तो इसमें क्या है, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है और एक तरफ सिंपल फ्यूचर होता है। तो अगर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं तो इधर सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे, और लेकिन अगर आप इधर सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस 95% केसेस में आपके जो आंसर्स होते हैं उनके साथ में होता है, तो क्या होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हाल फिलहाल देखिए इधर सिंपल प्रेजेंट इधर और सिंपल फ्यूचर। तो अगर आपने व्हाट इज द की एक्शन, इफ यू हैव ट्राइड टू कनेक्ट द टू सेंटेंसेस यूजिंग दैट और इफ, अगर आपने दो सेंटेंसेस को दैट या इफ का यूज करते हुए जोड़ा है और एक तरफ सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है, तो दूसरी तरफ आपको सिंपल फ्यूचर का यूज करना पड़ेगा। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट है, शी सेज, शी आस्क्स, वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है, तो इस तरफ सिंपल फ्यूचर शी विल, ही विल। सम मोर एग्जांपल्स आर देयर। ही सेज दैट ही विल सॉल्व द पजल, वो कहता है कि वो पजल को सॉल्व कर देगा। दे आस्क इफ दे विल आल्सो ज्वाइन द मीटिंग, वे पूछते हैं कि क्या वे भी मीटिंग में शामिल होंगे। शी सेज दैट शी विल कंप्लीट द होमवर्क, वो कहती है कि वो होमवर्क कंप्लीट कर लेगी। वी से दैट वी शैल विन द मैच, हम कहते हैं कि हम मैच जीत जाएंगे। आई प्रिडिक्ट दैट ही विल चीट यू, मुझे लगता है कि वो तुम्हें चीट करेगा। सो दिस इज द सेंटेंस पैटर्न 2। तो आपको करना क्या है, हर सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको अपने होम असाइनमेंट में 10 सेंटेंसेस बनाने हैं फॉर ईच पैटर्न। तो जैसे हमने सेंटेंस पैटर्न नंबर 1 किया, इसके भी आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं। और सेंटेंस पैटर्न नंबर 2 तो आप करेंगे कैसे, पहले ये सेंटेंस पैटर्न नंबर 1 लिखेंगे, फिर ये एग्जाम्पल लिखेंगे, ओनली दिस वन एग्जाम्पल, narrating the things, had plus third form of the verb before verb to। उसके बाद में आपको 10 एग्जाम्पल्स बनाने हैं। Those examples should be different from these examples which I have suggested you, and this is to be done with each sentence pattern। हर सेंटेंस पैटर्न के साथ में आपको ऐसा ही करना है। Coming to sentence pattern number 3, अब इसमें देखिए, इसमें भी that और if से जुड़े हुए हैं। Two sentences are there which are connected with that and if, but this time we have used सिंपल पास्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस, हमने पहले सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है। तो दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ, दूसरे सेंटेंस में ये वाला पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ये करेक्ट ग्रामर को करेक्ट करने का एक तरीका है, वेयर यू लर्न द सेंटेंस पैटर्न। और ये आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, लुक एट इट अटेंटिवली। सिंपल पास्ट है एक तरफ, वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब 1। देखिए वुड, शुड, कुड, माइट और वर्ब 1। जैसे फॉर एग्जांपल 11th क्लास के पर्पस से देखिए, जैसे हाउ डिड द चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड, हाउ डिड स्यू रिस्पॉन्ड व्हेन हर फादर आस्क्ड अबाउट हर इंजरी, नॉट टेलिंग हिम अर्ली। तो स्यू, अब इसको आंसर देना है, स्यू रिस्पॉन्डेड दैट शी डिड नॉट या शी वुड नॉट डिस्टर्ब हर फादर। अब ये देखें यहाँ पे वुड और प्लस वर्ब 1 का यूज होगा, तो वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब 1 का यूज होगा। अगर एक तरफ सिंपल पास्ट है तो आपको दूसरी तरफ ये यूज करना है। अब कुछ बच्चे उसमें लिखते हैं शी विल नॉट, तो शी विल नॉट तो गलत हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिए, एक तरफ सिंपल पास्ट तो दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब 1 ये यूज किए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए, ही सेड, पहला जो सेंटेंस का टाइप, ये आपके फर्स्ट सेंटेंस है, दैट ही वुड सॉल्व द पजल।
They asked if they would also join the meeting. She said that she would complete the homework. We said that we should win the match. I predicted that he would cheat you. मुझे पहले ही लगता था कि वो तुम्हें चीट करेगा, मुझे पहले ही लगता था. टॉमी said that he found a real book. 9th क्लास का एक ये लेसन है. टॉमी ने कहा कि उसने एक रियल बुक पाई थी. अब ये यहाँ पर फाउंड यूज किया गया है. ये फाउंड भी यहाँ पर सही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह वुड फाइंड भी कर सकते हैं. ही वुड फाइंड ए रियल बुक. Grandmother said that she did not like science. ये भी सही है. Grandmother said that she would not like science. तो यहाँ पर आप did plus verb 1 भी लिख सकते हैं. would, should, could, might, did plus verb 1. तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, did plus verb 1. तो this is the sentence pattern number 3. इसके भी आपको 10 sentences बनाने हैं. Now come to sentence pattern number 4. This is called टू इन्फिनेटिव पैटर्न. इसको टू इन्फिनेटिव पैटर्न कहते हैं, जिसमें टू के बाद में हमेशा वर्ब 1 यूज की जाती है. वर्ब होनी चाहिए. ही टोल्ड दैट ही वांटेड टू मीट हिम. अब इसमें इन जो कनेक्टर्स हैं, इन कनेक्टर्स के अलावा आपको टू के बाद में हमेशा वर्ब 1 का यूज करना चाहिए. शी आस्क्ड इफ ही फाउंड ए राइट गर्ल टू मैरी. तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड हैं, इनकी तरफ ध्यान दीजिए, इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इन्हीं की तरफ ध्यान दीजिए. टू इन्फिनेटिव पैटर्न कहते हैं इसको. इसमें क्या होता है, टू के बाद में हमेशा वर्ब 1 का यूज होना होता है. हमेशा ये ध्यान रखना है कि टू के बाद में वर्ब ही होनी चाहिए इसमें. वी वेंट देयर टू अटेंड द पार्टी. वी थॉट वी आस्क्ड हिम टू सिंग ए सॉन्ग. ही फाउंड ए ब्लेड टू शेव. यू टॉर्चर्ड मी टू स्टील दैट डायमंड. He called me there to take my signature. तो टू के बाद में verb 1 का यूज होना है. This is the key essence of this particular sentence pattern. देखिए यहाँ पर राइट साइड में आया है. This is called to infinitive pattern. इसको कहते हैं to infinitive pattern. Coming to sentence pattern number 5. This is called conditional sentence. इसको conditional sentence कहते हैं. अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता. ये भी हम इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज करते हैं. अब इसमें देखिए, these two sentences are there. Had she reached in time, she would have attended the party. Had she asked, I would have visited the school. Had she reached in time, अगर वो समय पर आ गई होती तो उसने पार्टी अटेंड कर ली होती. Had she asked, अब ये had से शुरू हो रहा, अगर उसने पूछा होता I would have visited the school, तो मैं स्कूल आ गया होता. इसमें इस तरफ पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है और इस तरफ हो रहा है would have, should have, could have, might have प्लस verb 1 का यूज. verb 1 नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ रॉन्ग है. verb थर्ड फॉर्म यूज होती है. आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. VB थर्ड. दिस इज टाइपोग्राफिकल एरर. दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द verb should be used. आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द verb का यूज होगा. तो इस तरफ पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट भी कैसे, हैड को पहले लिखना है और verb को बाद में लिखना है. इधर वाले पैटर्न में क्या लिखना है, या तो would have, should have, could have, might have प्लस verb 3 लिखना है. verb 1 नहीं लिखना है. जैसे had he worked hard, अगर उसने अच्छी मेहनत की होती he would have passed, वो पास हो गया होता. had she got ambulance, अगर उसे टाइम पे एम्बुलेंस मिल गई होती he would not have died, वो मरा नहीं होता. had धोनी played good, अगर धोनी अच्छा खेलता चेन्नई would have won, तो चेन्नई जीत गया होता. had you called, अगर तुमने बुलाया होता we should have joined, मैं भी शामिल हो गया होता. had corona not come, अगर कोरोना नहीं आया होता we should have enjoyed our school life, तो हम हमारी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकते थे. These are called conditional sentences also. So one typographical error I have pointed out towards that this you are supposed to use the third form of the verb in place of this one. Okay, coming to the next, editing and omission. ये एडिटिंग और ओमिशन क्या होती है. एडिटिंग मीन्स टू करेक्ट एनीथिंग विच इज इनकरेक्ट. ये देखिए फिर से यहाँ टाइपोग्राफिकल एरर है. एडिटिंग मीन्स टू करेक्ट एनीथिंग विच इज इनकरेक्ट. एडिटिंग का मतलब होता है उसको करेक्ट करना जो पहले से ही इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट का मतलब गलत है, ये करेक्ट की जगह इनकरेक्ट होगा. ओमिशन मीन्स टू सप्लाई द लेफ्ट आउट वर्ड बिटवीन टू वर्ड्स. ओमिशन का मतलब होता है दो वर्ड्स के बीच में कोई लेफ्ट आउट जो वर्ड होता है उसको सप्लाई करना. एडिट फॉलोइंग पैराग्राफ. राहुल वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे, इट इज हिज बर्थडे, हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी रीच्ड. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो एडिटिंग कैसे करते हैं. यू लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, पहले आप पहले सेंटेंस को देखिए एंड ट्राई टू जज, और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कौन सा टेंस यूज किया गया है. कौन सा टेंस मीन्स टेंस का सब टाइप नहीं,
आप केवल टेंस का टाइप पता लगाइए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको पता लग गया तो यू वुड बी टेकिंग वन डिसीजन, एक आपका डिसीजन हो जाएगा दैट थ्रू आउट द पैराग्राफ, कि पूरे पैराग्राफ में आपको वही टेंस फॉलो करना है। नाउ लुक एट दिस वन, राहुल वॉज। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट पास्ट टेंस इज फॉलोड देयर, कि पास्ट टेंस वहां फॉलो किया जाए। इट मीन्स टू से sorry, in the remaining paragraph also, in the remaining lines also, you have to follow only past tense. So when we go further, Rahul was very happy on that day, it is his birthday. So in place of is, it should be it was his birthday. His friends had already reached. Okay. Omission exercise. Supply the correct word wherever the slash is mentioned. जहां जहां slash mention किया गया है, slash इसको कहते हैं इस प्रकार के सिंबल को, वहां वहां आप करेक्ट वर्ड को सप्लाई कीजिए। राजीव इज ए गुड बॉय, इसमें भी आपको यही करना है। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट सेंटेंस, and the first sentence will be clearly pointing out towards the tense which is to be followed throughout the paragraph. So Rajiv is a good boy, so here present tense is used there, so obviously in whole the paragraph you will be following only present tense. So Rajiv is a good boy, he studies well, and at the same time slash interest in sports also. अब ये जो ओमिशन की एक्सरसाइज है ये पूरी तरह से आपके अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन पर आधारित होती है, इस पर कोई ट्रिक नहीं होता। यहाँ पर आएगा टेक्स, एट द सेम टाइम टेक्स इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स आल्सो। हिज फादर स्लैश वेरी पुअर, तो ऑब्वियसली इज वेरी पुअर आएगा, हिज फादर इज वेरी पुअर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडिटिंग, एडिटिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? ये तो टेंस के हिसाब से बताए गए हैं, बाकी एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेंस भी शामिल होते हैं, डिटर्मिनर्स भी शामिल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आपके प्रोनाउंस भी शामिल होते हैं, एडजेक्टिव्स भी शामिल होते हैं, प्रीपोजिशन भी शामिल होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, मॉडल्स भी शामिल होते हैं। तो ये एडिटिंग की जो एक्सरसाइज है, इट्स एक्चुअली एन इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज विच टेस्ट्स all the English grammatical topics which you have studied in previous classes. लेकिन इस बार 11th क्लास के लिए तो केवल टेंसेस और डिटर्मिनर्स ही हैं, लेकिन 9th क्लास के लिए सभी ग्रामेटिकल टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। तो 11th क्लास के लिए जो एडिटिंग के टास्क आएंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके टेंसेस और डिटर्मिनर्स को ही इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं एडिटिंग के लिए? यूज ऑलवेज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर टू के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट का यूज कीजिए, जो हम पहले देख चुके हैं टू इन्फिनेटिव पैटर्न में। यूज ऑलवेज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आफ्टर फोर लिखा हुआ है और उसके बाद में वर्ब लिखी हुई है तो वर्ब प्लस आईएनजी होना चाहिए। यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज आफ्टर डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इनमें से कोई भी एक है और उसके बाद में अगर वर्ब यूज की गई है तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। Generally, the first sentence of the paragraph gives a clue about the tense of the whole paragraph. This already I have explained to you. Whatever the tense is followed in the first line, the same tense is to be followed throughout the paragraph. This also I have given you the idea. Use the third form of the verb after would have, should have, could have. ये मैंने आपको एक टाइपोग्राफिकल एरर के बारे में बताया भी था। तो ये would have, should have और could have के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करें। Let's do an exercise of editing. Editing की एक exercise करते हैं। Shalini was already late for school on that day. Now look at the first sentence. This clearly indicates that past tense is to be followed throughout the paragraph. So obviously we shall be following that one. Shalini was already late for school on that day because of her son who always takes. Now look at this one, takes. In place of takes, it should be took. Let's check our answer whether it is right. Yes, it's right. Takes. The answer is took. Too much time to prepared for school. She. Now look at this one. To. Prepared. It is coming prepared. And to is always followed by the first form of the verb. Check your answer. Correct. Prepared. To prepare for school. She was in haste. She was drive car very fast. Now look at this one. She was drive car very fast. Was. It means to say here first form of the verb plus ing should be used there. She was drive car very fast. She was driving car very fast. Check our answer. Yes, correct. She was driving car very fast. It is her important meeting with a client at the office. It is. Now look at this one, is.
while the tense is suggested at the first sentence is past tense, so it should be it was. Okay, it was, that is correct. It was her important meeting with a client at the office. She has worked hard on the project. She has worked hard. Now this should be she had. अब ये has तो present tense में आता है, तो इसकी जगह had आना चाहिए. Okay, that's correct. She had worked hard on the project for win that contract while she was busy in thinking. Now look at this one. She had worked hard on the project for win that contract. For के बाद में ये verb यूज की गई है, तो वर्ब के साथ में ing होना चाहिए. देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है. बिल्कुल सही है. विनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. while she was busy in thinking. अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, ये प्रीपोजिशन है इन. प्रीपोजिशन के बाद में भी अगर वर्ब यूज की जाती है तो उसके साथ में ing का यूज करें. Her son asked why she is driving so fast. Son asked एक तरफ सिंपल पास्ट है, तो इस तरफ भी आपके वो पास्ट ही होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. शी इज ड्राइविंग की जगह होगा वाज ड्राइविंग. बिल्कुल सही है. शी डिड नॉट गिव एनी आंसर. शी हैड टू रीच अर्ली. शी डिड नॉट गिव. डिड नॉट इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये गिव की जगह गी होना चाहिए. बिल्कुल सही है. शी हैड टू रीच अर्ली. तो इस तरह से हमारे ये एक्सरसाइज जो है एडिटिंग की आप इस प्रकार से कर सकते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ ओमिशन. ओमिशन की एक्सरसाइज है. रिद्धिमा हैड फाइनली डिसाइडेड. हैड से मालूम पड़ गया कि पास्ट टेंस है एंड दैट पास्ट टेंस इज टू बी फॉलोड थ्रू आउट द पैराग्राफ. तो रिद्धिमा हैड फाइनली डिसाइडेड दैट शी वाज गोइंग लीव हर हस्बैंड्स होम. अब ये यहाँ पर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से भरना पड़ेगा कि गोइंग और लीव में कुछ तो गड़बड़ है, तो गोइंग टू लीव हर हस्बैंड्स होम. चेक करते हैं आंसर. बिल्कुल सही है. द टॉर्चर्स हैड क्रॉस्ड द लिमिट्स. शी स्लैश डूइंग सो मच फॉर द होम. शी स्लैश शी वॉज डूइंग. बिल्कुल सही है. सो मच फॉर द होम, बट राजीव डिड नॉट डैश टू दैट स्लैश टू दैट. राजीव डिड नॉट respect to that. Okay, she was educated. She slash already worked in a reputed office. She यहाँ पे had आएगा. She had already worked in a reputed office. 5 years, ये since और for का यूज आपको जो बताया वो यहाँ पे काम आएगा. 5 years ड्यूरेशन है इसलिए 4 आएगा. 5 years. She would easily get a job. She also had her rights. All the family members slash a lot from her. ऑल द फैमिली मेंबर्स. अब यहाँ पर आपको एक वर्ब सोचनी पड़ेगी जो इसको फिट करती हो. तो एक्सपेक्टेड, सारे फैमिली मेंबर्स उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे. एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम हर. अब ये कहाँ से आ रही है? ये इमेजिनेशन से आ रही है कि शायद ये वाली वर्ब यहाँ पर फिट बैठ सकती है. और इसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी आल्सो, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और टू जस्ट प्रिडिक्ट कि अगला मीनिंग क्या हो सकता है या अगला सेंटेंस क्या हो सकता है. All the family members expected a lot from her, but what about her slash expectations. यहाँ पर expectations आएगा. She had taken her decision and she slash not come back. She would not come back. So this is the answer of omission. So I hope that you clearly got the idea what this editing and omission is all about, and you could understand the sentence patterns also. So thank you very much for watching. If you have any problem or difficulty, please drop a comment in the comment box. Thank you.